सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। लंदन के अंदर मुस्लिम लीग नून बहुत मुतहरिक हो गई है। बड़े बड़े रहनुमा लंदन में मौजूद हैं। मियाँ साहब की तबीयत के बारे में बताया जा रहा है बेहतर है और बड़ी बड़ी दावतें हो रही हैं, खाने खाए जा रहे हैं, चहलकदमियाँ हो रही हैं, मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे हैं, बड़े बड़े डिनर्स हो रहे हैं और सब के बारे में ये इतलात आ रही है कि सब कुछ अच्छा है। इस्लामाबाद में जो कुछ होना है उसके ऊपर मशवरे जारी हैं। तो अच्छी रिपोर्ट है मुस्लिम लीग नून की लंदन से। लेकिन दूसरी तरफ आज इतवार को जो बिज़नेस कम्युनिटी है बहुत इत्मीनान बख्श सूरत हाल के अंदर है। कहा यह जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से ऊपर गई है, डॉलर रुक गया है, बिज़नेस कम्युनिटी मुतहरिक हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही है, इकॉनमी बेहतरी की तरफ है। हुकूमत ने एक और फैसला किया है। हुकूमत कहती है कि नौजवान कारोबार करें, हम कर्ज़ देंगे और कर्ज़ जो है वो देने का सिलसिला भी जारी हुआ है। लेकिन बड़ी पेचीदगियाँ हैं, क्लियरिटी नहीं है कैसे कर्ज़ मिलेगा, एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी, नौजवान परेशान भी हैं। एक गुमसुम किस्म का एक इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, नए स्टार्टअप्स बनाने के लिए जो नौजवानों को कर्जे देने उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शामिल होंगे उस्मान डार साहब। लेकिन इन दोनों चीज़ों से बढ़कर एक अहम मामला है। वो अहम मामला ये है कि बात इस्लामाबाद में हो रही है कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। सिंध की हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले जो इजलास किया था, मुस्लिम लीग फंक्शनल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इत्तेहादी जमातें थी, इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद में बैठी थी और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पूरा वाइट शीट पेश की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही तरह काम नहीं कर रही। और हमने देखा इमरान खान साहब ने एक भारी भरकम बयान दिए। इस्लामाबाद के अंदर एक और सिनेरियो भी है। वो सिनेरियो ये है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब खोसा साहब रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस गुलजार साहब इसी माह चंद रोज़ के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। उनके मुख्तलिफ केसेस के अंदर रिमार्क्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से बहुत हैरत अंगेज़ तौर पर इस तरह के रहें कि बहुत करप्ट मिसमैनेजमेंट करने वाली हुकूमत, सबसे बुरी हुकूमत अगर सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई है तो वो सिंध हुकूमत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब जस्टिस गुलजार साहब होंगे तो सूरत हाल क्या होगी, इस्लामाबाद के अंदर क्या सिनेरियो है, इस्लामाबाद के अंदर क्यों सिंध में एक बार फिर गवर्नर राज से मुतालिक चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर बातें हो रही हैं। मेरे साथ बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो साहब मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। जस्टिस गुलजार साहब के जो रिमार्क्स रहे हैं उसके ऊपर हम आइनी सूरत हाल जानने के लिए मेरे साथ बहुत सीनियर वकील रहनुमा मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साहब जो इस सारी स्टोरी को देख रहे हैं, सारे सूरत हाल को देख रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर गवर्नर राज सिंध में लगने से मुतालिक जो बातचीत है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार अहमद, उनके आने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो सारी चहमुगोइयाँ हो रही हैं, इसमें कुछ क्या सच्चाई है, क्या मामला है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये गवर्नर राज की बातें, एक बार फिर सिंध के अंदर गवर्नर राज की बातें, गवर्नेंस ठीक नहीं है सिंध में, करप्शन हो रही है, काम ठीक नहीं हो रहा। कल तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने 7 मंसूबे एक साथ कराची के अंदर उसका इफ्तिताह किया। ये बातें क्यों शुरू हो गई अचानक से? बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिक्स पे। ये डराने के लिए जो है वफाक से इस तरह के पैगाम दिए जाते हैं। ना तो ये वक्त मुनासिब है कि इस वक्त में वहाँ गवर्नर राज लगाया जा सके, ना ही ये मौका है। जरदारी साहब हॉस्पिटलाइज हैं और उनकी बेल जो है वो लगने वाली है एक आध दिन में और पॉसिबिलिटी है कि वो नेक्स्ट वीक उनकी बेल भी है वो हो जाए तिब्बी बुनियादों पे। साथ साथ जब ये सिनेरियो बन रहा है और पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है, तो इस तरह की सूरत हाल में जो ये आवाज़ छोड़ी गई है, ये जुमले कहे गए हैं, जो बातचीत हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, अगर इत्तेहादी जमातों को देखें तो उनकी अपनी इत्तेहादी जमातों के रुख जो है, किसी का मुंह किसी तरफ है, किसी की बात किसी तरफ है, तो वो वाली सूरत हाल। ये इस वक्त ना तो कोई मुनासिब टाइम नहीं है, इनको पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों की हिमायत दरकार है, कुछ कानून साजी करनी है बहुत अहम तरह की, और उसमें अगर तफसीली फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आ जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के केस में,
उसके तनाज़ुर में पॉसिबिलिटी है कि आईनी तरमीम करनी पड़ जाए, तो कंसेंसस डेवलप करना है। तो इस तरह की इस सारी सूरत हाल में मुर्तज़ा ये सारी बातें बहुत अहम है, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद के अंदर गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। वफाक के अंदर जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसी माह बन जाएंगे। चीज़ें बड़ी पेचीदा हैं, आइनी तरमीम बहुत मतलूब हैं वफाक के अंदर, लेकिन ये सारी गुफ्तगू एक ऐसे मौके पर हो रही है जब आसिफ अली ज़रदारी साहब को की बेल होनी है। नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर हैं, वहाँ उनकी पार्टी के इजलास जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अचानक से 7 बड़े मंसूबे कराची में मुकम्मल किए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक साथ कल 7 के 7 मंसूबों का इफ्तिताह किया, हैरान कर दिया उन्होंने। मेरे साथ सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। खोड़ो साहब, ये जब भी गुफ्तगू होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हिलाने की, गिराने की, तब्दीली की, वफाक के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ 2 दिन पहले, इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी जमातें बैठी थी, उन्होंने एक बयान दाग दिया, उसके बाद ये सिलसिले शुरू हो गए। काम भी नज़र आ गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में। आप क्या देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर? ऐसा क्या मामला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने की या तब्दील करने की बातें हो रही हैं? देखें, आपको याद होना चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ ने ये पहली दफ़ा बात नहीं की है, 2-3 दफ़ा ऐसी बातें चलती रहीं। पहले गवर्नर राज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद उसको आइनी तरीके पर लाया गया, फिर चलाया गया कि हमारे साथ इतने MPs फ्लो क्रॉसिंग करके हम आ रहे हैं और ये कर रहे हैं और हुकूमत गिरेगी और यूँ होगा और यूँ होगा। ये सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस महीने 1.5 साल में ये करती रही है और उनमें उनको नाकामी मिली है। फ्लो क्रॉसिंग कराना ये वही तरीका है, ये वतीरा है उस आमराना सोच का कि इस तरह से सियासत को बदनाम करो। जब फ्लो क्रॉसिंग नहीं हुई, हमारे साथी हमारे साथ यकजहत होके खड़े रहे, तो फिर उन्होंने आईनी तरीके पर कभी सिंध को डिवाइड करने वाली बात का कर दिया, कभी गवर्नर रूल का बात कर दिया। जो लोग वहाँ उनके साथ मिलने आए थे वो यकीनन कलील सूरत में हैं, अक़लियत में हैं, थोड़े हैं और वो इतने मुत्तहदा भी नहीं हैं। तो उनको ये लॉलीपॉप भी देना पड़ता है कि जी हाँ आप फिक्र न करें, घबराएं मत, यानी जैसे कि वो घबराए हुए थे और उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि घबराएं मत, घबराएं मत और घबराएं मत, हम कुछ न कुछ आपके लिए करेंगे, आप वो तसल्ली रखें, तसल्ली देर ज़रूर हुई है लेकिन यूँ करेंगे। अब ये था उनको तसल्ली देने का मसला। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ टोटली एक्सपोज हो गई है, इमरान खान टोटली एक्सपोज हो गया है। गवर्नर रूल लगाना डेमोक्रेट, मतलब आइन में कहीं ना कहीं उसका जिक्र ज़रूर है, लेकिन गवर्नर रूल लगाना भी एक वो चाल है जो कभी नवाज शरीफ साहब को भी रास नहीं आई थी और इमरान को भी रास नहीं आएगी। गवर्नर रूल लगा था 1999 में, आपने देख लिया कि उसके बाद क्या फॉलोअप हुआ। गवर्नर रूल किसी और सूबे में लगेगा तो भौचाल पड़ जाता है। हमारे पार्टी के दोस्त, हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी मुत्तहद है, हम हुकूमत चला रहे हैं, असेंबलियाँ चल रही हैं, कानून साजी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। ये 7 मंसूबे जो हैं वो सारे कराची वाले देख रहे होंगे कि कराची में ये रोड बेहतर हुआ, ये पुल यूं बनी, ये ओवरपास यूं बनी, ये अंडरपास यूं बनी, ये रोड की रिकार्पेटिंग यूं हुई, ये मोहल्ले गली कुचों में ये काम हुआ, ये सफाई हुई, ये फलां हुआ। ये चीज़ें सारी सिंध में चल रही हैं, सारी सिंध का रोड। बिल्कुल ठीक है निसार घोड़ा साहब, आपने, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी इतलात सरदार रहीम साहब मेरे पर मौजूद है, उनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ। सरदार साहब, ये जो बार बार गुफ्तगू होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस ठीक नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लूट मार है, नौकरियां बिक रही हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन उन्होंने तो परफॉर्म कर दिया। 7 के 7 मंसूबे, बड़े मंसूबे कराची में कल उसका इफ्तिताह हुआ है। आप जो वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं, GDA के रहनुमा जा रहे हैं, बड़े बड़े रहनुमा जा रहे हैं और बात हो रही है, फिर निकल कर आती है वज़ीर आज़म भी ऐसे बयान देते हैं कि सिंध की हुकूमत की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बहुत करप्ट हुकूमत है। आखिर अब तो जवाब नहीं रहा, परफॉर्म करके दिखा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। काश ऐसा होता, काश आपकी बात बिल्कुल सही होती, लेकिन ग्राउंड पे तो कोई काम नजर नहीं आ रहा।
मंसूबों का इफ्तिताह करना एक बात है, लोगों को रिलीफ दूसरी। जो भी अगर वो कोई रिलीफ दे रहे होते तो लोगों को जो नौजवानों को नौकरियां मिल रही होती मेरिट पे, अगर वो रिलीफ दे रहे होते तो लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा होता, अगर वो रिलीफ दे रहे होते तो हमारे अस्पतालों में दवाइयाँ होती, डॉक्टर होते, अगर वो रिलीफ दे रहे होते तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन होती। और आप देख रहे हैं रोजाना की खबरें, अखबार आप उठा के देखें रोजाना सुबह, तो आपको डिप्रेशन हो जाती है कि ये मुल्क हमारा कहाँ चला गया, ये सिर्फ तनज़ुली की तरफ जा रहा है, कोई तरक्की की बात नहीं हो रही, कोई मुस्बत बात नहीं हो रही, हर चीज मनफी तरफ जा रही है। और ये हुकूमत की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल जीरो से भी कम है। अगर ये कहते हैं कि इन्होंने मंसूबों का इफ्तिताह किया है तो बहुत अच्छी बात है, मंसूबों का इफ्तिताह किया है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली अच्छा, ये बताइए कि कितनी संजीदगी है आपके इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तब्दीली की, गवर्नर राज की जो बातें फेडरल इस्लामाबाद में हो रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो एक अलग इशू है। अच्छा, वो एक अलग इशू है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम कोई गैर जमहूरी तरीके से कोई इकदाम को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वफाकी हुकूमत के पास हम जाके शिकायत करते हैं, अब देखिए टिड्डी दल का मसला देखिए, पूरे सिंध की आप ही फसलें तबाह हो गई टिड्डी दल की। मुझे यकीन है कि खोड़ो साहब की भी अगर जमीन होगी, इनकी जमीनों पे भी टिड्डी दल ने तबाही मचाई होगी। तो भाई, तो उसके लिए कोई आप रेमेडियल एक्शन ले ना, कोई कैलामिटी जोन करार दें इलाकों को, वहां पर रिलीफ दें, जो लोग ज़राअत पे जिनका गुजर बसर है उनको कॉम्पनसेट करें। तो ये तो हुकूमतों का काम है। सरदार साहब, आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया। मैं इससे मिलती जुलती बात जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब में, जस्टिस गुलजार साहब, जो आइंदा चंद रोज़ के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे, उनके मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो रिमार्क्स हैं सिंध हुकूमत से मुतालिक, एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत जो है वो करप्ट तरीन है, यहाँ पे नौकरियाँ फ़रोख्त होती हैं, लड़काना के हवाले से, कराची के हवाले से, बहुत सारे उनके मुख्तलिफ केसेस में रिमार्क्स रहे हैं। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आम आदमी को ज़रा सा ये समझाइए कि जब किसी भी मुकदमे में, किसी भी केस में कोई जज साहब रिमार्क्स देते हैं किसी शख्स से मुताल्लिक, किसी हुकूमत से मुताल्लिक, किसी इदारे से मुताल्लिक, इसका क्या मतलब है? एक चीज़। दूसरा सवाल मेरा यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जस्टिस गुलजार साहब का जो एक इन्वायरमेंट रहा है, जो केस जिस तरह से चलाते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर लोग बहुत सारे घबराए हुए हैं, कराची के अंदर बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग घबराए हुए हैं, उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हुए हैं। इन रिमार्क्स से क्या तासुर लिया जाए? क्या हो सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब जस्टिस गुलजार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो? शुक्रिया फैसल साहब। जब कोई केस चल रहा होता है तो उस वक्त जो चीज़ें सामने आती हैं अदालत के, अदालत उसके ऊपर अपनी बाज़ औक़ात कॉमेंट्री करती है, तबसरा करती है, लेकिन ये तबसरा या ये कमेंट्स जो होते हैं ये अदालत की उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं होते जो बाद में जो फैसले की सूरत इख्तियार करती है। और इसकी कुव्वत, इसके पीछे कुव्वत नाफजा नहीं होती। कुव्वत नाफजा सिर्फ उन चीज़ों के पीछे होती है जो फैसले में आती हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि इससे मुराद कभी भी ये समझा जाए कि चूँकि उन्होंने कई दफ़ा कमेंट्स किए हैं तो वो कल को आएंगे तो वो गवर्नर राज की सपोर्ट करेंगे या गवर्नर राज जो है वो इस तरह आ जाएगा। पहली बात तो यह है कि ऐसा गैर कानूनी कदम, इतना गैर मामूली कदम जो है, ये गैर आइनी इसे कहेंगे, इस तरह का कदम मैं नहीं समझता कि इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन वफाक पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। और बिल्कुल ये जहाँ तक ताल्लुक़ है नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब का, एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर करूँ, बहुत ज़्यादा हम उनके पास पेश भी होते हैं, मिलते भी हैं, गुफ्तगुएँ भी होती हैं, बहुत ज़्यादा अपराइट हैं और सुओ मोटो एक्शन से भी आप समझें कि वो एतराज़ नहीं करेंगे। उनके अंदर एक जज्बा मौजूद है। आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि चंद दिन की बात है, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। और ये ऐसा नहीं, दोनों आपको इंतहा आपने देखी। एक वो लाइन थी जो इफ्तिखार चौधरी साहब की थी, जिसे 1 साल पिछले साकिब निसार साहब ने चलाया,
और एक वो लाइन थी जो ये हमारे अभी खोसा साहब जो मोहतरम रिटायर होने वाले हैं, उनकी लाइन थी जिसमें उन्होंने कहीं सुओ मोटो एक्शन जो है नहीं दिया, सिवाय एक वाक़े में। बाकी दूसरा जो था वो सुओ मोटो नहीं था, जो रिसेंट था उसमें भी एप्लीकेशन थी। यहाँ मामला ये होगा कि ये आपको एक बैलेंस नज़र आएगा। एक तो इंतहा दर्जे के वो इस तरह के नहीं है कि चीज़ों को वो ख़राब करना चाहिए या उनकी अपनी पसंद हो नापसंद शामिल हो। प्योर आपको ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट में, जहाँ वो जो कदम समझते हैं वो उठाएंगे। और आपने देखा होगा कि ये जो वहाँ लाइन का मामला है, रेलवे की पटरी जहाँ वहाँ कब्ज़ा हो चुका है, बाकी ज़मीनें आई है पे उसको कब्ज़े करवाए जा चुके हैं, ये सारी चीज़ें उनके नोटिस में है और उन्होंने उसका बाकायदा अब तक काफ़ी ज़्यादा फैसले भी किए। हाँ, सर्कल रेलवे की बात, ये सारे काम वो कर रहे हैं और इसी तरह के काम करेंगे। लेकिन इस तरह की कभी भी ये जो है ना, ये हिजानी कैफियत वाली बात है, मैं समझता हूँ इस वक्त किसी के इंटरेस्ट में भी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो हिले किसी भी सूबे की। जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, बाज़ औक़ात मैं हैरान होता हूँ कि किसी के पास वो जो कहते हैं ना यूट्यूब रूटस, यानी कोई किसी को कुछ कहने वाला हैसियत रखता नहीं है। अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो पंजाब वाले जो है वो मरकज़ वाले जो है वो वही चीज़ें वो खुद कर रहे हैं जो वहाँ पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी खड़े होके पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है उन्हें वही बात, वही कुत्ते यहाँ काट रहे हैं, वैक्सीन यहाँ इस्लामाबाद में नहीं है, वही अगवा बराए तावान की वारदातें जो है वो वहाँ हो रही है। हाँ, तो टारगेट बनाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को बार बार टारगेट बनाया जाता है। गवर्नेंस के इशू पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है। जब खुद पीपल्स पार्टी के यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज हैं तो उन्हें भी देखना चाहिए। लेकिन ये कि इसमें बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। हर एक को सोचना ये चाहिए कि बजाय महज तीर यानी उस तनकीद के बरसाने के अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस तो बेहतर की जाए। जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। उनका जो बड़े अच्छे दिन वाले हैं। निसार खोड़ा साहब, एक सूरत हाल ये है कि बहुत सारे नैब के केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर हैं। असम्बली का इजलास मुसलसल चल रहा है, बहुत लंबा अरसा हो गया, तारीख रकम हो गई है। इस सारे खौफ से, जो सारा इन्वायरमेंट है, इस खौफ से जस्टिस गुलजार साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एक दबाव में इजाफा होगा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर? सर, सुप्रीम जुडिशरी जी सर मुल्क का वो अहम इदारा है जिस पर सारे सूबे एतमाद रखना चाहते हैं कि वो जो भी कमेंट होगा, जो भी फैसला होगा, फेयर एंड फ्री और अबाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट से हमारा यही एक तवक्को रहेगी कि वो अपने इस किरदार को बाकिरदार रखेगी, बाएतमाद बनाएगी। और ये किसी के सामने झुकने वाली बात सुप्रीम कोर्ट के लिए हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ उस कुर्सी पे खोसा साहब बैठे हों, साकिब निसार साहब बैठे हों या कल गुलजार अहमद साहब बैठे हों, हम सबके लिए एहतराम रखते हैं। उनसे ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो जब कानून अंधा होता है तो फिर वो किसी की परवाह किए बगैर फेयर प्ले करेंगे। और मैं नहीं समझता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने वालों ने कोई कमेंट कर दिया है तो हम उससे कोई खफा नहीं है। ये हमारी एक किस्म से हेल्प भी है कि वो किसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। अगर निशानदेही कर रहे हैं तो हम उसको सुधारने की भी कोशिश करें। अगर कोई रोड ख़राब है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर दवाई नहीं मिल रही तो दवाइयाँ लाने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि जब उसने कुछ कह दिया तो उसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अभी गुलजार अहमद साहब आएंगे और हमारी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। वो भी अपने आईनी तकाजे पूरे करने के बाद कुछ करने की पोजीशन में आएंगे। कोई भी आईनी तकाजे पूरे करने के बाद ही कुछ ना कुछ करेगा। अभी जिस साहब ने कहा, मुझे अफसोस है कि सिर्फ एक सिंध आपको मिला है जो काम कर रहा है, जो तीसरी दफ़ा लोगों के एतमाद के बाद हुकूमत में आया है। कहीं और सूबे में तीसरी दफ़ा हुकूमत नहीं आई। सिंध में पीपल्स पार्टी की तीसरी दफ़ा हुकूमत आई, अवाम का एतमाद बढ़ा। उसको निशाने पे बना रहे हैं, उसको निशाने पे लगा रहे हैं कि जो काम करना चाहती है। अभी अगर एक मनसूबा हुआ या 7 मनसा हुआ तो सरदार साहब को खुदा के वास्ते कराची में रहते हैं, जा सकते हैं, हर रोड पे घूमते हैं, मैंने भी देखा है उनको, ज़रा देख लें। अगर हमने झूठ
झूठ बोला है, ये इफ्तिताह किया है, ये रस्में किया है। वो नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, बहुत आरिफ चौधरी साहब। मैं वक्फा ले रहा हूँ। एक डेवलपमेंट जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया था कि पाकिस्तान में कर्जे दिए जा रहे हैं नए स्टार्टअप्स के लिए, नौजवानों को किस तरह वो कर्जे दिए जा रहे हैं। हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद, पूछते हैं उनसे किस तरह कर्जे दिए जा रहे हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि नए स्टार्टअप्स तैयार किए जाएं, नौजवानों को कर्जे दिए जाएं, वो कारोबार शुरू करें, आईटी के बिज़नेस में आए, सियाहत के बिज़नेस में आए, और बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इमरान खान साहब मुसलसल बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को जो लीड कर रहे हैं उस्मान डार हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि नौजवानों के दरमियान जो एक क्वेश्चन है कि मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, सिफारिश से मिल रहे हैं, तरीक़ेकार मुश्किल है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। नौजवान क्या रहे हैं, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। जो भी वज़ीर आज़म आता है नया इशू नौजवानों के लिए जो है ना लाता है। अभी भी जो खान साहब ने लाया है वो तो उनको ही मिलेगा जो उनके बंदे होंगे, सिफारिश के अलावा हमको थोड़ी मिलेंगे। अगर लोन हमें देते कुछ ना कुछ लोन वगैरह नौजवानों के लिए, जो ये स्कीम जो आया है अगर हमें देते तो फिर हम अच्छा कारोबार करते हैं, यहाँ फुटपाथ पर थोड़ी बैठे हुए होते हैं। मुश्किल लगता है काम, ये तो सिर्फ हुकूमत का ऐलान है, अभी तक कोई इसका प्रोग्रेस निकला नहीं हुआ है। अभी तक हमारे पास तो ये कर्ज का एक जो पेपर है ना वो भी नहीं मिला है। उसको ये लोन दिया जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा काम है कि किसी बेरोज़गार नौजवान को लोन दिया जाए, वो उस पर कारोबार कर सकता है। पर लेकिन जो उस पर सूद रखा गया है ये गलती। इसमें ऐसा कुछ सच नहीं है, कुछ भी नहीं है। नौजवानों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। आप जाएं, आपको किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कर्ज उन लोगों को देगी जो होंगे ऐसे करने वाले, और जो होंगे ना ऐसे करने वाले वो कभी भी कर्ज नहीं लेंगे। जिस तरह आजकल हुकूमत जा रही है तो इस हिसाब से तो मुश्किल ही लगता है कि पैसे मिलेंगे जो ये स्कीम है। तो इस प्रोग्राम स्कीम से नौजवानों को क्या मिलेगा, मुझे नहीं लगता। इमरान खान साहब की हुकूमत पर भी नौजवानों का एतमाद नहीं है। एक स्कीम लेकर आए हैं, कर्ज दिया जाएगा, बिज़नेस करें, नए स्टार्टअप्स लगाएं, आईटी का बिज़नेस करें, कोई और कारोबार करें, सियाहत का कारोबार करें, कंपनियां खोलें। सवाल ये थे जो नौजवानों के अपने सुने। जवाब देंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताइए ये इतना मुश्किल क्यों है, इबहम क्यों है इसके अंदर? लोन कैसे लिया जाए, नौजवान मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? इसको इतना आसान क्यों नहीं बना सकते किसी ऐप के ज़रिए, किसी और तरीके के ज़रिए कि बहुत आसानी से लोग कर्ज ले लें? माजी में भी ऐसी बातें होती रही, जैसे कि आपने नौजवानों की बात सुनी कि वो सिफारिश में मिलेंगे, जिसके ताल्लुकात होंगे उसको मिलेंगे। इतना मुश्किल क्यों है आपका ये प्रोसेस? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप माजी के प्रोग्राम्स देखें, जैसे लास्ट गवर्नमेंट में था, 5 सालों में 1,09,000 एप्लीकेशन उस प्रोग्राम में मिली, यूथ प्रोग्राम जो था। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कामयाब जवान प्रोग्राम हमारी हुकूमत का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, 15 रोज में 10 लाख पाकिस्तान के नौजवानों ने अप्लाई किया और ऑनलाइन अप्लाई किया। नौजवानों को बैंकों में लाइनों में नहीं लगना पड़ा। हमने तो पाकिस्तान के नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कामयाब जवान.gov.pk जो उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बैंकों के चुंगल से छुड़ाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसे इलाके ज़रूर थे बलूचिस्तान से या फाटा से जहाँ हमें पता लगा है कि इंटरनेट फैसिलिटी ना होने की वजह से वो इसमें हिस्सा नहीं ले सके। तो हम सोच रहे हैं कि उन इलाकों के लिए इसको दोबारा रीओपन किया जाए। अदरवाइज तो अक्रॉस पाकिस्तान एक रेवोल्यूशनरी रिसेप्शन था। 10 लाख तो ये वो लोग हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं। अदरवाइज जो हमने एक फिल्टर लगा रखा था नादरा के तावन से ओवरऑल तो ये 16-17 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ के इश्यूज थे या वो उन्होंने अपनी उम्र गलत बताई या जो एक क्राइटेरिया था वो मीट नहीं कर रहे थे। तो बड़ा ओवरवेलमिंग था और मैं इस पे पाकिस्तान के नौजवानों को राज तस्लीम भी पेश करता हूं। ये बताइए कि ये जो लोन है ये आप कितने अरसे में दे देते हैं नौजवानों को? ड्यूरेशन क्या है? अप्लाई करने के बाद आपने बताया वेबसाइट पे अप्लाई करें, बैंकों के धक्के ना खाएं, ऑनलाइन करेंगे, एज उस लिमिट के अंदर करेंगे, लेकिन ये कितने दिनों के अंदर आप फैसला कर देते हैं कि हाँ भाई लोन मिल गया, आप कारोबार शुरू करो? देखें, इस 1 लाख से लेके 50 लाख तक के लोन है जिसके 2 टियर्स हैं। पहला टियर 1 से 5 लाख का है जो और दूसरा 5 लाख से 50 लाख का है। पहली दफा पाकिस्तान के तारीख में पाकिस्तान के नौजवानों को बाख्तियार करने के लिए इनकी जाती
क्रेडिबिलिटी पे बैंक इनको अप टू 5 लाख लोन दे देता है। कोई भी एक अच्छी वर्केबल बिजनेस विजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए जो एक स्कोर कार्ड बनाया गया कि इसमें मेरिट और शफाफियत रहनी चाहिए, वो जो भी नौजवान उस स्कोर कार्ड को मीट करता है और बैंक जो है उसकी बिजनेस विजिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए पैसे डिस्बर्स कर रहा है। कल जैसे आपने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बाकायदा आगाज कर दिया है चेक डिस्ट्रीब्यूशन से। अब हम जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या नौजवानों को तेजी से लोन देने हैं, वो इंशाल्लाह ताला हफ्तावार एक सिलसिला शुरू कर देंगे। और अक्रॉस पाकिस्तान के तमाम सूबों में जहाँ जहाँ से हमें एप्लीकेशंस आई हैं और जैसे जैसे नौजवान जो है, मैं डेली बेसिस पे बैंकों के साथ राब्ते में हूँ और मेरी कोशिश है कि रोजाना की बुनियादों पे लोन फाइनल किए जाएं, रोजाना की बुनियादों पे फाइल किए जाएं। अच्छा, एक और चीज़ है, मदीने की रियासत है, इमरान खान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग सराहा भी रहे हैं कि एक पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, मदीने की रियासत कायम हो रही है, उस तरफ एक सफ़र चल रहा है। इमरान खान बार बार ये बात कहते हैं, आप उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि इस प्रोग्राम में सूद है, इस कर्जे में सूद है, मदीने की रियासत वाले मामले के अंदर सूद है। कितना % सूद है इस लोन पर, इस कर्जे पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इसकी जो शफाफियत और मेरिट है, वो मीडिया खुद उन लोगों से रब्ता करे। जैसे कल एक मोहतरमा थी एबटाबाद से, उनको 50 लाख रुपया मिला, उनका ग्रे स्ट्रक्चर पे मॉडल खड़ा था और वो मॉडल बिजनेस में जाना चाह रही थी। ऑफ कोर्स जिससे जॉब क्रिएशन होगी, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा और पैदा हो रहा है और नौकरियां मिलना शुरू हो जाएंगी। और यही कामयाब जवान का जो कोर विजन है, कोर ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, हमने इंशाल्लाह ताला रोजगार के मौके पैदा करने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना और 10 लाख इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे नौजवान बराह रास्त इससे रोजगार हासिल करेंगे। तो जो आपका जहाँ तक सवाल है कि माजी में, देखें माजी में तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपको क्लीन लैंडिंग पे विदाउट कोलेटरल 5 लाख रुपए तक लोन मिला और यही वजह है कि इस कैटेगरी में बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने अप्लाई किया है। 5 लाख। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, लोगों को आसानी से मिलना चाहिए, सिफारिशें नहीं होनी चाहिए और दूसरा जिस मकसद के लिए लोन लिया जा रहा है वो वाकई वो काम होना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग भी आपकी जिम्मेदारी है। एक खुशखबरी मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में देता हूँ। हमारे मायनाज बड़े नामवर, बड़े सीनियर, हम टेक्नोक्रेट कह लें उनको, एजुकेशनिस्ट कह लें, मैं उन्हें मुसलसल उनसे राब्ते में रहता हूँ, उनकी वजह से पाकिस्तान को एक एजाज़ मिल रहा है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब को चीन का आला तरीन बैनुल-अक़वामी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एवॉर्ड दिया जा रहा है। 7 जनवरी को 2020 को, यानी कि चंद ही दिनों के बाद, चीन के सदर या आला तरीन साइंसी एवॉर्ड डॉक्टर अताउर रहमान को देंगे। पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसी खिदमात अंजाम देते हैं डॉक्टर अताउर रहमान। उन्होंने हज़ारों की तादाद के अंदर मकाले लिखे हैं, उनकी किताबें बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर लिखी गई हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले उनसे गुफ्तगू करूँ। मैं अब हल्का सा एक मोन्टाज दिखाता हूँ डॉक्टर अताउर रहमान के बारे में। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि अवेयरनेस पैदा हो हमारे बोर्ड्स में, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस में, हमारे वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटीज़ के उनमें कि ये मौजूद है और इसको हमें अब इंटीग्रेट करना है ताकि हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है अपने असातिज़ा को, अपने डीन ऑफ फैकल्टी को, अपने चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट्स को कि साहब आप इसको छानिए, जो जिस मजमून से इसका ताल्लुक़ है उसमें जो आप समझते हैं आपके लिए मुफीद है। मैं सन 2000, 2001, 2002 में और फिर बाद में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन हुआ, तो हमने फोकस किया कि पाकिस्तान को अपने डायरेक्शंस तब्दील करने चाहिए, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ हमें जोड़ना चाहिए और उसके नतीजे में कोई 11,000 बच्चों को, जो ज़हीन तरीन बच्चे थे, दुनिया की चोटी की यूनिवर्सिटीज़ में भेजा गया। रिसर्च ग्रांट्स प्रोग्राम लाए गए। यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर, उसका मैं को चेयरमैन हूँ, जो 62 ममालिक की कमेटी है, ये साउथ एंड सेंट्रल एशियन एंड पैसिफिक रीजन की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये वो क्लिप्स इसलिए दिखा रहा था कि मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकलाब की बातें आप करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सियासत की बातें करते हैं, तमाम जो बातें करते हैं उसमें कामयाबी आपको मिलती रही है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी तवज्जो से पाकिस्तानियों को मिल रहा है, एक बड़ा एजाज़ आपको मिल रहा है और ये एजाज़ पहले चीन ने नोबेल प्राइज़ याफ्ता साइंसदानों को दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप?
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं ममनून हूँ कि चाइनीज़ हुकूमत ने इस्लामी दुनिया से मुझे ही चुना और ये जो है ये 7 जनवरी को जैसे आपने कहा दिया जाएगा और ये 24 अक्टूबर को जैसे आप जानते हैं एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर भी मेरे नाम से चीन में इस्टेब्लिश हुआ है हुनान में चांगशा में, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो चाइना एक बहुत बड़ी उभरती हुई और हमें चाहिए कि चाइना के साथ हम मजबूत साइंस और टेक्नोलॉजी में ताल्लुकात इस्टेब्लिश करें ताकि हम इल्म पर मबनी मईशत टेक्नोलॉजी इकॉनमी की तरफ बढ़ सकें तेजी से। और यही मेरी दिन रात की कोशिश है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने 3 टास्क फोर्स बना रखे हैं, एक साइंस और टेक्नोलॉजी का टास्क फोर्स है इसका मैं चेयरमैन हूँ, एक IT और टेलीकॉम का जिसका मैं को चेयरमैन हूँ और एक नॉलेज इकॉनमी का जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, कि इसके तहत तकरीबन 200 अरब रुपए के मंसूबे इस वक्त मंजूर किए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह इनकलाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चीन की आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस्टेब्लिश हो रहे हैं और 20 चाइनीज सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस भी कायम हो रहे हैं। तो एक बहुत ये एक अच्छा प्रोग्राम इस वक्त शुरू हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक दफ़ा और आपकी वजह से पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है और इंशाअल्लाह आप ये अवार्ड लेंगे 7 जनवरी को चीन के प्रेसिडेंट से, तो सारे पाकिस्तानी एक बार फिर खुश होंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।